वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए 12th क्लास का हिंदी जो गद्य खंड का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जूठन, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में डाला गया है। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और हिंदी व्याकरण सहित सारा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया गया है। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैप्टर को आप अगर नहीं पढ़े हैं तो जितने भी टाइप का क्वेश्चन डाला गया है तो मेरा उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन के साथ आंसर जो बताया जाएगा आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे तरह से वॉच कीजिए, भगा भगा के नहीं, पहले वीडियो को अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि अब आप लोग के टाइम जो भी भावी स्टूडेंट है जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो अब टाइम नहीं बचा है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख करके आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है नोट्स बनाने का और हम चाहते हैं कि आपका कम टाइम लेके इसमें जितने भी टाइप का क्वेश्चन आते हैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारा बता दूंगी कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है जो आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन डाला गया है, जितनी टाइप के आपके इस चैप्टर से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है सारा डाल दिया गया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम जानते हैं, पहले इंट्रो लेते हैं इस चैप्टर का क्या मतलब है, ये क्या है जूठन। आप सब जानते हैं जूठन क्या होता है कि जो चीज़ पहले यूज नहीं होकर दूसरी बार यूज किया जाए, यानी सेकेंड हैंड जो चीज़ हमारे लिए। जूठन यहाँ पर खाना ही कोई चीज़ नहीं होता है, यहाँ पर जूठन हर चीज़ के बारे में, चाहे कपड़ा हो, चाहे घर हो, रोटी कपड़ा मकान, कोई भी चीज़ जूठा, जैसे कि जो हम पहले यूज नहीं करके सेकेंड हैंड के तौर पे हमको दिया जाए, जो चीज़ हमें मिला जाए उसे हम जूठन कहते हैं। तो इस चैप्टर का मतलब समझ लीजिए ओवरऑल क्या कहने चाह रहे हैं लेखक जी। इन जूठन चैप्टर जो है जिन्होंने लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनका जन्म हुआ है 30 जून 1950 को, और इन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बताया है, ये इनका अपना आत्मीय कथा है जो उन पे गुजरा हुआ है, इन्होंने सारा व्यक्त कर दिया है। वो ऐसा कंडीशन जो वो खुद नहीं चाहते थे कि हम इसमें एक्सप्लेन करें, लेकिन जितने भी उनको जितने भी उनको दुख पहुंचा है, जो उन पर बीता हुआ है, वो ना चाहते हुए भी उन्होंने बता दिया है, ताकि जो भी हमारे समाज में जो हो रही है क्रूरता, जो गलत चीज़ हो रही है, ताकि सबके पास वो चीज़ पहुँचे कि ऐसा मतलब नहीं, ये मानवीय व्यवहार नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है और बहुत ही दर्दनाक कहानी है जो सुन करके एकदम लगता है कि ऐसे कैसे ये लोग सहते थे पहले ज़माने के लोग, जो हमारे जितने भी इस कास्ट के लोग थे, जितने भी शूद्र वर्ग के थे, वो बहुत ही प्रताड़ना सहा है, बहुत ही कष्टों से आज ये थोड़ा कष्ट से उभरे हुए हैं। तो इन्हीं बारे में ये बताया गया है। अगर आप इस चैप्टर को हम बार बार बोल रहे हैं नहीं पढ़े हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, बस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो हम सबसे पहले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपका जितने भी हम शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ना दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो आप पहले अच्छे से सुन लीजिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कि इसमें क्या कहा गया, पूरा कहानी कवर कर दिया गया है इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन के आंसर के साथ। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। आपको तो कुछ समझ में नहीं आता होगा, लेकिन हम इसको अच्छा से एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप बुक नहीं पढ़े होंगे। जो बच्चा बुक पढ़े होंगे उसको तो समझ में आ गया होगा, बस वो अपना रिवीजन के लिए आया होगा, और जो बच्चा नहीं पढ़े हैं उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बच्चा किए हैं वो अपना रिवीजन कर लीजिए। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, ये हमको क्वेश्चन डाला गया है। हम आंसर क्या दिए, पहले आंसर सुन लीजिए मेरा, उसके साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला आंसर है, विद्यालय में प्रवेश के प्रथम दिन ही हेडमास्टर बड़े ऊंची आवाज़ में लेखक से उनका नाम पूछता है, फिर उनकी जाति का नाम लेकर नीचा दिखाता है और उससे शीशम के पेड़ की टहनियों का झाड़ू बनाकर पूरे विद्यालय को साफ करवाता है। छोटी उम्र के बावजूद उसे बड़ा मैदान
भी साफ करवाता है। ये काम चूहड़े जाति का होकर भी अभी तक उसने नहीं किया था। ये ऐसी कहानी है जो लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि वो जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं तो उनके साथ हेड मास्टर बहुत ही बदसलूकी से व्यवहार करते हैं। उनको उनसे ऊंचे आवाज़ में, मान लीजिए कोई बच्चा को हम ऊंचे आवाज़ से बोलेंगे तो वो तो पहले ही डर जाएगा, और डर तो गया, उसके बाद उनसे झाड़ू पोछा करवाएंगे तो कैसा कोई बच्चा जाता है खुशी खुशी स्कूल में पढ़ने के लिए और उससे काम कराया जाए तो देखिए कैसा मेंटलिटी डेवलपमेंट होगा बच्चा का। जो भी प्रतिभावान बच्चा है उसको पढ़ने के अलावा उसको एकदम शोषण टाइप का वो दिमाग डेवलप ही नहीं होगा, वो समझ ही नहीं पाएगी हमारे साथ क्या हो रहा है, और जो भी उनके अंदर जो भी प्रतिभा है वो पूरा दब जाएगा। तो वही घटना लेखक के साथ होता है। वो कह रहा है कि हेड मास्टर बड़े ऊंची आवाज़ में लेखक से उनका नाम पूछता है, फिर उनकी जाति पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन पहले जो होता था बहुत ही गलत होता था, जो जैसे उनको पहले जाति पूछ लिया गया। फिर उसको बोला कि आप शीशम जो पेड़ है उसके जो कैंपस स्कूल के कैंपस में लगा था उस पेड़ से बोला गया कि आप तुम टहनी तोड़ो और उसके बाद पूरा स्कूल के साफ़ करो, जो भी बरामदा था उसके साथ बोला पूरा फील्ड को साफ़ करो। फिर लेकिन ऐसा लेखक जो थे जो इतना कम उम्र के बाद उसके घर में ये सब भी नहीं जानते थे कि कैसा साफ़ किया जाता है, ये सब कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल अलग थे ये सब। छोटी उम्र के बावजूद उसे बड़ा मैदान भी साफ़ करवाता है। और ये काम चूहरे, लेखक जी करे कि ये चूहरे जाति का जो ये काम था कि साफ़ करना ये करना, तो दूसरे दिन भी उससे हेडमास्टर वही काम करवाता है। पहले दिन तो उसे साफ़ करवा दिया, सोचा कि हम पहले दिन आए चलो कोई बात नहीं, सो कर दिया तो कर दिया चले। दूसरे दिन भी उस हेडमास्टर वही काम करवाता है। तीसरे दिन जब लेखक कक्षा के कोने में बैठा होता है, दूसरे दिन भी वही करवाता है। तीसरे दिन जब लेखक जाते हैं तो सोचते हैं कि आज हम नहीं करेंगे, आज वो चुपचाप अपने क्लास में बैठने चला जाता है। फिर जब वो देखता है हेडमास्टर कि ये क्लास में, देखिए हम क्या लिखे हैं, बैठा होता है, तब हेडमास्टर उस बालक लेखक की गर्दन दबोच लेता है तथा कक्षा से बाहर लाकर बरामदे में पटक देता है। जब वो देखता है कि लड़का साफ़ नहीं किया है और क्लासरूम में बैठने चला गया है तो हेडमास्टर उसको गर्दन उठा करके बरामदा पे पटक देता है। फिर से झाड़ू लगाने के लिए बोलता है और इसी दौरान लेखक के पिताजी भी देख लेते हैं। जब वो बोलता है तीसरे दिन भी कि झाड़ू लगाओ, तुम क्यों बैठने गया है, तो वो जब झाड़ू लगा रहा होता है तभी उसी रास्ते से उनके पिताजी गुजर रहे होते तो उनको देख लेते हैं, जिससे उनके पिताजी हेडमास्टर पर गुस्साते भी हैं, परंतु उस बात का कोई असर नहीं होता। ये घटना लेखक को याद आता है और रूह कांप जाता है। ये जो पहले बार जब गए थे लेखक जी अपने स्कूल, तो इनके साथ गलत व्यवहार हुआ था। हेडमास्टर सहित पूरा जो भी इसमें थे सब गलत व्यवहार। जब हेडमास्टर ही उसके साथ गलत करे तो दूसरा टीचर क्या करेंगे, दूसरा टीचर कुछ बोलने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो हेड है वही कर रहा है बदसलूकी। तो जो कम रहेंगे, जो नॉर्मल टीचर रहेंगे वो तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हेड का एक्ट जो है रूल उसी को मानना पड़ेगा। तो उनके साथ गलत होता है और लेखक जी के साथ जो बहुत ही दर्दनाक घटना होता है, जिससे ये प्रतिभा पूरा दबने की आशंका रहता है। लेकिन देखिए कुछ ऐसा मोड़ आता है जिसमें उनकी भाभी जो कहती है, जो उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि इस जाति के साथ भी, इतना दुर्व्यवहार के साथ भी हमको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं लेखक जी, और आज इस मुकाम पर है कि वो अपने तरफ जो उनका जो पोस्ट है वो लेखक हैं और अपने स्थिति सुधार पाए हैं। तो ये बताए हैं पहली वीडियो में, पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर में। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखे। देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसमें तो हमने यही बताया और पिताजी देख लिए उनको झाड़ू लगाते हुए। तो अब इसको विवरण हम फिर से वही चीज़ लिखेंगे जैसे हमने लिखा था। फिर से हम देखते हैं, आप ध्यान से नहीं सुने तो फिर से सुन लीजिए। इसका आंसर भी वही सेम टू सेम होगा, थोड़ा सा चेंज होगा कि उन्होंने क्या किया। उनका उसमें तो हम नहीं बताया कि क्या रिएक्शन किया उनके पिताजी, अब हेड मास्टर पर चिल्लाए कि गुस्साए कि झगड़ा हुआ, ये तो नहीं बताया। लिखिए अब देखते हैं कि उनके पिताजी क्या किए। जब वो झाड़ू लगाते देख लिए अपने बच्चा को तो क्या किए हेड मास्टर के साथ। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। लेखक को तीसरे दिन भी झाड़ू लगाने के लिए हेड मास्टर बोलते हैं
और वो झाड़ू लगा रहा होता है। तब अचानक उसके पिताजी उन्हें यह सब करते देख लेते हैं, जो कि हम बता दिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उनके पिताजी प्यार से उन्हें मुंशी जी कहा करते थे। अपने बच्चा को, लेखक जी को, उनका पेट नाम था कि मुंशी जी कहते थे प्यार से। उन्होंने लेखक से पूछा कि मुंशी जी यह क्या कर रहा है। अपने बेटा से पूछा कि मुंशी जी आप ये क्या कर रहे हो। उनकी प्यार भरी आवाज़ सुनकर लेखक फपक कर रोने लगता है। जब उनके पापा पूछे कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो जब कोई दुख में रहता है, कोई आदमी जब पूछता है ना, तो उनका जो ऑटोमेटिक एक मतलब ये भावना उत्पन्न हो जाता है कि एक बच्चा था, ऊपर से काम करवा रहा था, ऊपर से इतने लाड़ प्यारे, जो घर में सब उनको मुंशी जी कहते थे। जब वो पापा को देखते हैं तो उनको मन होता है कि कब अपना पापा को पूरा एक्सप्लेन कर दे, और लग जाते हैं तो फपक कर रोने लग जाते हैं। फिर लेखक से प्रश्न करते हैं कि मुंशी जी रोते क्यों हैं। फिर उनके पापा जी पूछते हैं कि आप रोते क्यों हैं, ठीक से बोलो क्या हुआ। तो लेखक फिर बताते हैं, जब उनको तब बताते हैं लेखक कि ऐसे से हुआ था, हमसे मतलब हेडमास्टर का झाड़ू लगवा रहे हैं, ये सब जो भी घटना हुआ वो बताते हैं। और जब उनको पता चलता है तब लेखक के हाथ से झाड़ू छीन दूर फेंक देते हैं। जब उनको पता चलता है कि हमारे बेटे से काम करवाया जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है, हमारे बेटा पढ़ने के लिए आया है न कि काम करने के लिए, तब वो झाड़ू अपने बेटा के हाथ से फेंक देते हैं उनके पिताजी। अपने बच्चे की यह स्थिति देखकर वे आग बबूला हो जाते हैं। वे तीखी आवाज़ में चीखने लगते हैं कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। उनकी चीख सुनकर हेडमास्टर सहित सारे मास्टर बाहर आ जाते हैं। हेडमास्टर लेखक के पिताजी जी को गाली देकर धमकाता है, लेकिन उसकी धमकी का उन पर कोई असर नहीं होता है। कहाँ थे हम। इस प्रकार साहस और हौसले से लेखक के पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया। जब वो अपने बेटा को इस हालत में देखे कि मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है, तो खूब बोले चिल्ला करके कि हेडमास्टर कहाँ है जो मेरे बेटा से ऐसे काम करवा रहे हैं, कौन है ऐसा मास्टर। बहुत ही हौसले के साथ बोलता है और अपना सर ऊपर करके, जैसे कि नीचे पहले क्या होता था कि जो निम्न वर्ग के लोग होते थे कि उन पर काम करवाया जाए, लेकिन वो कुछ अपना मुंह तक भी नहीं खोलते थे। लेकिन उनके पिताजी हौसले के साथ वो बोलते कि नहीं, हमारे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर बच्चा एक समान है स्कूल में, तो उनके साथ क्यों। तो ये सब अपना हिम्मत करके जुटा करके बोलते हैं हेडमास्टर से। लेकिन जो बोलने का क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हेडमास्टर को या कोई भी, कुछ नहीं। वो बोलते तो हैं लेकिन हिम्मत तो जुटाते हैं कम से कम, लेकिन उसका बोलने का भी कोई असर नहीं होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे देखते हैं क्या कहा गया है। बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए। बचपन में जो लेखक के साथ हुआ था उसका रिएक्शन आप अनुभव के साथ दीजिए अपने भाषा में। अपने भाषा मतलब है कि अपना आंसर अपने हिसाब से दीजिए। क्या आपके मन में बीता है, क्या रिएक्शन हो रहा है, जो आप उनको कहानी सुन के जो सुने हैं अभी, तो आपको क्या रिएक्शन हो रहा है। चलिए हम इसका आंसर दे रहे हैं। बचपन में लेखक, आंसर के साथ हम समझाते जाएंगे। बचपन में लेखक के साथ अनेक घटनाएं घटती है, जिनमें स्कूल की घटना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, जो आप देख लिए हैं आंसर में, तभी क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हम बता दिए थे। चलिए फिर से हम देख रहे हैं क्या लिखे हैं। लेखक जैसे ही स्कूल जाता है, हेड मास्टर का नाम पूछने का तरीका बेढंग की तरह है, जो आप सुने हैं, और उससे काम करवाता है। उसे कक्षा में पढ़ने नहीं दिया जाता है, प्रतिभा का दमन करता है, जो उनमें इंटेलिजेंसी है उसको दबाया जाता है। लेखक जिस समाज का सदस्य है वह वर्ण पर आधारित है, कर्म पर आधारित नहीं, अतः उसकी प्रतिभा को वर्ण के नाम देकर भी दबाया जाता है। कमज़ोर वर्ग के होने के कारण उससे मजदूरी कराया जाता है और सही पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि घर का सारा काम करने के बावजूद 2 वक्त की रोटी की नसीब नहीं होती। नसीब होता है तो सिर्फ दूसरों का जूठन। यहाँ थे हम, एक सेकेंड, थोड़ा माउस नहीं काम कर रहा है। नसीब होता है तो सिर्फ दूसरों का जूठन। यहाँ पर कहा गया है कि ये इस समाज की बात बताया गया है जिसमें निम्न वर्ग लोग को
कुछ समझते ही नहीं हैं, एक जानवर की तरह बिहेव होता है कि काम तो कराया जाता है उसको टाइमली, लेकिन काम के बदले उसे काम का मोल नहीं दिया जाता है, काम के बदले उसका पैसा नहीं मिलता है, न 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। तो नसीब सिर्फ होता है किसी का खाया हुआ जूठन, या किसी का पहना हुआ कपड़ा, या किसी का दिया हुआ सामान, मतलब यूजलेस, जो मतलब एक बार यूज कर लिया, सेकेंड हैंड चीज़, जो मतलब कोई चीज़ हमको ऐसा नहीं फ्रेश में नहीं मिला जो हमारे लिए, जो हमारा हक है वो चीज़ हमको मिले, ऐसा नसीब नहीं था पहले निम्न वर्ग लोग के लिए। बहुत ही प्रताड़ना किया जाता था। लेखक जी नहीं, लेखक जी तो अपनी कहानी बताएं कि उनके साथ क्या हो रहा था, लेकिन लेखक जी के साथ साथ अनेक जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे, शूद्र वर्ग के लोग थे, उसको काम पर, जो उनका काम है उसको काम पर दबाव डाल के काम करवाया जाता था। और कहता था कि जैसे चमार है तो चमड़ा जो भी काम करेगा वो उनके कास्ट के हिसाब से, जो दुसाध है दुसाध, जो धोबी है धोबी, यानी कि काम पर उसको मतलब नाम के जो काम था, जैसे कि जो जिनका काम है उसको काम उसी में ज़िंदगी भर उसी में सरने दिया जा रहा था। जैसे कपड़ा कोई धोता, ज़िंदगी भर आप कपड़ा धोकर ही आप रोजी रोटी कमाओ, या वो सही से पैसा भी, रोजी रोटी क्या कमाए, मतलब सही से खाना भी नहीं मिला था, एकदम गंदे तरह से व्यवहार किया जाता था। यही बताए गए हैं कि नसीब होता है तो सिर्फ दूसरों का जूठन, जो जिस कास्ट का था उसी कास्ट में रहने दिया जाता था, उससे ऊपर नहीं उठने दिया जाता था। आप जूता साफ़ करें तो हमेशा ज़िंदगी भर आप जूते साफ़ करेंगे और उससे ऊपर नहीं उठने दिया जाएगा। और नसीब होगा तो खाने के लिए भी खाना पीना कुछ नहीं, सिर्फ दूसरों का खाना पीना का जूठन मिलेगा, वो भी नसीब नहीं होता था। इस प्रकार हम जिस समाज के सदस्य हैं वह परंपरावादी है, और यहाँ वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज होने के कारण उच्च वर्गों ने हमेशा नीचे वर्गों का शोषण किया है। परंतु यह घटना हमारे साथ साथ हर कमज़ोर वर्गों ने झेला है, क्योंकि हमारा समाज में वर्ण व्यवस्था है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो लेखक जी जो आज बता रहे हैं उसके साथ कईयों के साथ, यानी कि जितने भी कमज़ोर वर्ग है सबके साथ ये घटना घटित हुआ है। कोई ऐसा नहीं अछूत रहा है जिसके साथ वो अच्छे से ज़िंदगी जिया हो। लेकिन आज जिस स्थिति में छोटे लोग हैं उससे पहले कई वर्षों की बात किया जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। आज जिस वर्ग में हैं आज थोड़ा सुधार हुआ है, हम पूरा 100% नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 50% कह सकते हैं कि अभी भी समाज में थोड़ा बहुत दयनीय स्थिति है, जो देखा जाता है कि बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है कमज़ोर वर्ग के साथ। कमज़ोर यहाँ की कई तरह के हो सकते हैं, चाहे आर्थिक स्थिति हो चाहे जो भी स्थिति हो, तो बहुत ही कमज़ोर वर्ग को दबाया जाता है हर कंडीशन की तरफ से, हर टाइप के, जैसे कोई भी समस्या ले लीजिए उसको हर तरह से दबाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं? देखिए ऐसा क्या हुआ है जो लेखक को सोच में आता है कि एकदम मन में होता है कि ये कांट के समान जैसा दुख भरी कहानी है, उनको ऐसा क्या चीज़ ऐसा याद करके बीतता है उन पर। चलिए देखते हैं आंसर। लेखक जब अपने बीते जीवन में किए जाने वाले काम और उस काम के बदले मिलने वाले मेहताने को याद करता है तो अपने कांटे भरे बीते दिनों को सोचता है, तो लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं जब वो याद करते हैं कि जो काम के बदले भी उसको मेहताना नहीं मिलता था उनके पापा को या उनके मम्मी को या उनके दादा को, यानी जितने भी, यहाँ पर लेखक की बात नहीं कहा जा रही, यहाँ पर लेखक जी तो अपना आत्मीय कथा जो खुल के रख दिए हैं, लेकिन ये कहने का बार बार ये इस तरह हमको दिखाया जा रहा है कि जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग के साथ जो हो रहा था, लेखक जी पहले आदमी नहीं है, यहाँ पर इससे पहले भी शोषित हो चुका है और हो रहा है, तो जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनके साथ जो हो रहा था वो मतलब एकदम कांटा चुभने वाली बात हो रहा है कि एक इतना परिश्रम करो, इतना दिन रात उसी के सेवा के लिए लग जाओ, तत्पर हो जाओ, लेकिन उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलना। एक कांटे जैसा ही दुख भरी कहानी मिलता है कि आप कांटे पर जैसे चल रहे हैं, इस तरह दर्द महसूस होता है कि कितना भरा दर्द हमको हमारे साथ हुआ है, ये याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे उन्हें लगता है 10 से 15, अब क्या ऐसा कहानी है जो हम यहाँ पर डिटेल में दिए हैं, क्या काम करवाया जा रहा था लेखक के साथ, लेखक के उनके परिवार के साथ कर रहे हैं।
10 से 15 मवेशियों की सेवा और गोबर की दुर्गंध हटाने के बदले केवल 5 सेर अनाज। इतना काम करो और 5 सेर अनाज। उस टाइम 5 सेर चला था, पहले ज़माने में सेर चलता था, किलो नहीं यूज होता था, तो 5 सेर मिलता था। तो 5 सेर शायद हमको लगता है 5 किलो, या हमको उतना आइडिया नहीं है सेर के बारे में, लेकिन बहुत कम किलो के हिसाब से होता था। 5 सेर अनाज 2 जानवरों के पीछे फसल तैयार होने के समय मिलता था। फिर फसल, वो भी 5 सेर अनाज कब, जब फसल तैयार हो जाए तब मिलता था। देखिए, दोपहर में भोजन के तौर पर बची खुची आटे में भूसी मिलाकर, एक सेकेंड थोड़ा माउस काम नहीं कर रहा है। दोपहर में भोजन के तौर पर बची खुची आटे में भूसी मिलाकर बनाई गई रोटी या फिर जूठन मिलती थी। अब कैसे नहीं कह सकते कि ये जानवर जैसा सलूक होता था। क्या भूसी, आज जो हम भूसा भूसी दे रहे हैं वो तो जानवरे को ना दे रहे हैं, चाहे जो भी गाय हो भैंस हो, तो ये तो मनुष्य के लिए खाना नहीं था, ये तो जानवर के लिए खाना था। ऐसा बिहेव होता था, ऐसा बिहेव होता था हमारे साथ, या जो भी हमारे साथ, कहने का मतलब कि जो भी हमारे निम्न वर्ग के लोग थे, जो बहुत ही शोषण होता था। कह रहे हैं कि जो रोटी होता था उसमें बची खुची आटे में डालकर भूसी मिलाकर रोटी बनाई जाती थी, जो उसको जूठा के तौर पे मिलता था। जूठा, वो भी फ्रेश नहीं, जूठा। शादी ब्याह के समय बारात खा चुकने के बाद जूठी पतलों से, यानी कि जूठी जो थाली था या पत्ता था, उनका निवाला चलता था। जो शादी ब्याह उनके यहाँ होता था तो जूठा खाना मिलता था। पत्तलों में पूरी के बचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर वो लोग खुश हुआ करते थे। पूरियों को सुखाकर रख लिया जाता था और बरसात के दिनों में इन्हें उबालकर नमक और बारीक मिर्च के साथ बड़े चाव से खाया जाता था। देखिए, एक तो खाना नसीब नहीं होता था शादी के दिन भी। लोग कहता है कि शादी के दिन भर पेट खाता है, क्योंकि इतना सालों के बाद। लेकिन वहाँ पर क्या होता था कि जो पहले ज़माना में निम्न वर्ग के लोग के साथ, कि खाना सबको खिला दिया जाए, उसके बाद जो जूठा मिलता था, जो पत्ता पर जो खाना बच जाता था, वो लोग खा लेते थे। और जो अगर उनके बस के बाद पेट भर जाता तो उसके बाद वो पूरी सब अगले महीने के लिए, या अगले दिन, या 6 महीना या 4 महीना के लिए रख दिया करते, ताकि जब भूख लगे तब खाया करते थे। देखिए कैसा कंडीशन था। और ये पूरियों को सुखाकर रख लिया जाता था और बरसात के दिनों में इन्हें उबालकर नमक और बारीक मिर्च के साथ बड़े चाव से खाया जाता था। देखिए, जो भी जूठा, एक फ्रेश नहीं, या फिर कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता था। इस प्रकार वैसा जीवन जिसमें भोजन के लिए जूठी पत्तलों का सहारा लेना पड़ता था, जिसे उच्च वर्ग छूना पसंद नहीं करते थे। जैसे कि बड़े लोग रहते थे उसको छूते भी नहीं थे, क्योंकि जूठा को वो लोग समझते थे कि ये मतलब नीचा आदमी के लिए, हमारे लिए नहीं है। और यही भोजन था जिसे सोच कर लेकर के भीतर कांटे जैसे उगने लगते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लिए, बहुत ही दर्दनाक था। ये जो भी था, जो भी हादसा हुआ, जो भी हादसा शेयर किए हैं, बहुत ही दर्दनाक सुनने में लग रहा है। बहुत ही दर्द हो रहा है कि उस टाइम के लोग कितने कष्ट झेलते थे, कितने कष्ट झेल करके आगे आज आए हैं, तो थोड़ा बहुत कंडीशन सुधार हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे देखते हैं। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लेखक के आत्मकथा शीर्षक जूठन के माध्यम से अपने बचपन में बीती घटना एवं परिवार की गरीबी का वर्णन करते हुए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है, जब समाज की समझ चली जाती है तब अमीरी और गरीबी का अंतर इतना बड़ा हो जाता है कि गरीब को जूठन भी नसीब नहीं हो पाता है और अमीर उस गरीब मनुष्य का महत्व नहीं समझते हैं। कह रहे हैं कि दिन रात मर खप पर जो लोग काम करता है उसके बाद कुछ नहीं समझता है, तो जो समाज में जो समझ चली जाती है ना, तो सब कुछ भूल जाता है आदमी।
इतना लोग अपने में मगन हो जाता है कि दूसरों की कदर नहीं करता है। यहाँ पर ये कहने की वाली बात है कि समझ चले जाने के बाद कि हम अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं, कुछ नहीं, बस गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर रहे, बस अपने के लिए जिए, ऐसा वो बताया गया है कि ऐसा बड़े लोग के जो उच्च वर्ग के लोग थे कैसा शोषण किया जा रहा था वो बताए जा रहे हैं। गलत नीतियों के कारण अमीरों ने ऐसा बना दिया है कि गरीब कभी न जाए और अमीरी का अमीरी बनी रहे। मतलब जो गरीब है वो गरीब ही रहे और अमीर जो है अमीर ही रहे, इस तरह बना दिया गया है नियम गलत नीतियों। यही नहीं, इस क्रूर समाज में काम के बदले जूठन तो नसीब हो जाती है, परंतु श्रम का मोल नहीं दिया था। जो काम करते उसका मोल नहीं दिया था, उसके बदले में सिर्फ गालियाँ मिलती है। शोषण का एक चक्र है जिसके चलते निर्धनता बरकरार है, परंतु जो निर्धन है, दलित है, उसे जीना है, संघर्ष करना है। इसीलिए कोई शिकायत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। कह रहे हैं जो लाइफ साइकिल जो है ना गरीब का, उस तरह कर दिया गया है जो उसके हिसाब से उसे कोई चीज़ गलत नहीं लगता है। उसके पास तो कुछ नहीं है, उनके पास संघर्ष तो करना ही है, क्योंकि ज़िंदगी है तो उसको जीने के लिए खाना पीना के लिए ज़िंदगी संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कोई शिकायत नहीं है किसी से, ना उसे कोई शर्मिंदा नहीं है कोई छोटी से छोटी काम करने में, ना उसे कोई पश्चाताप हो रहा है, कुछ भी उनको कोई चीज़ की पछतावा नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। मतलब जो हमको काम दिया गया, हमको पेट पालने के लिए, अपना ज़िंदगी चलाने के लिए, हमको जैसा भी काम हो, हमको कोई शर्मिंदा नहीं है, हम काम करेंगे। क्योंकि जो गलत नीतियां हैं जो चल रही है हमारे समाज में, उसको हम क्या करेंगे। ऐसा गलत नीति बना दिया गया है जो गरीब है वो गरीबी रहे, जो अमीर है अमीरी रहे। तो इस तरह ऊपर उठने नहीं दिया जा रहा है। तो करें क्या। इससे अच्छा है कि हमको तो ज़िंदगी जो मिला है वो ज़िंदगी चलाने के लिए जो काम हमको मिला गया है वो काम तो करना ही पड़ेगा। तो हमको कोई शर्मिंदा नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई शिकायत नहीं किसी से, जो है हम कर रहे हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन का है, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने का कीमत मात्र जूठन है, फिर भी किसी से शिकायत नहीं है, कोई शर्मिंदा नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। इसीलिए बताया गया है। क्योंकि जो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि समाज का जो चक्र चल रहा है गरीबी अमीर का, वो उस तरह ढाला गया है जो गरीब कभी उस गरीबी से निकल ही नहीं पाए, और अमीर जो है सो अमीरी अपना अमीरी जो है नहीं कभी छोड़े। चलिए समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं। अब कौन है सुरेंद्र, क्या है, कौन ऐसा बात है, क्या कहा है, चलिए देखते हैं आंसर में। सुरेंद्र के द्वारा कहे गए वचन, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। ये सुनकर लेखक थोड़ा विचलित हो जाते हैं, थोड़ा सोचने लग जाते हैं कि अरे ये क्या बोल रहे हैं। जो सुरेंद्र जो है वो कौन है, चलिए देखते हैं। जब सुरेंद्र की बड़ी बुआ शादी में हाथ तोड़ मेहनत करने के बावजूद सुरेंद्र की दादाजी ने उनकी माँ के द्वारा एक पत्तल यानी कि एक पत्ता भोजन मांगे जाने पर कितना धिकाया था, उनकी औकात दिखाई थी, वह आज सुरेंद्र उनके घर का भोजन कर रहा है और उसकी बड़ाई कर रहा है। ये उस ज़माने की बात है जब सुरेंद्र की बुआ शादी में हाथ तोड़ मेहनत करने के बावजूद सुरेंद्र की दादाजी, वो कह रहे हैं कि एक बार शादी की बात है, शादी हो रहा था उनके घर में। लेखक जब बच्चे थे तो उस टाइम उनके घर के आदमी को काम करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि उन्हीं के यहाँ काम करते थे। तो इतना मेहनत करने के बाद उनके घर के फैमिली परिवार, जो भी उनकी मम्मी थी, बुआ थी, जो भी थी, जो मम्मी पापा थे, दादाजी थे, जो भी उनके घर में काम करते थे शादी में, तो इतना मेहनत करने के बाद एक पत्ता में भोजन मांगते तो उनके बुआ जो है सुरेंद्र के बुआ उसको मतलब नहीं देते हैं। उनके मतलब क्या कहते हैं कि मांगे जाने पर उसको धिकारता है, उनको औकात दिखा दे कि तुम की मतलब खाने लायक हो, तुम्हारा मतलब ऐसा, वो छोटे वर्ग के लोग पहले हम दे देंगे खाने के लिए, ऐसा कुछ कहता है। या तुम लोग पहले खाने के लिए नहीं बने हो, तुम लोग को जूठन दिया जाएगा। और आज यही सुरेंद्र जो है उनके घर के भोजन कर रहा है और उनका बड़ाई कर रहा है।
मतलब उनको औकात दिखाता है। जो लेखक है उनकी मम्मी पापा को, उनके जो भी भाभी रहती है, जो भी घर में काम, जो लोग उनके यहाँ काम करते हैं, तो उनको जब भोजन उनके यहाँ होता है, भोज बनता है और खाना मांगा जाता है, ये सब लेखक के परिवार के लोग, तो उनको खाना नहीं दिया जाता, उनको औकात दिखाया जाता है। लेकिन आज वही आदमी जब उनको खाना खिला रहा है उनके घर में और वो कह रहा है कि आप कितना अच्छा खाना बनाए हैं, उस टाइम औकात दिखाया और आज आपको खाना अच्छा लग रहा है। तो समय समय की बात है, अपनी समय, जो सबका समय आता है, यही बताए हैं, ये भी कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन से कि सबका समय आता है, एक दिन सबका टाइम बदलता है। तो यही बात है कि जिस टाइम हम लोग का टाइम नहीं था, उस टाइम हम लोग को इतना धिकारा जाता था और इतना औकात दिखाता था और हर बात में हम लोग को गाली मिलता था, कोई चीज़ का मोल नहीं, पशु के जैसा व्यवहार किया था। और आज ये टाइम आ गया है कि हम लोग को प्रोत्साहन कर दिया जा रहा है। कोई भी करते हैं तो बोलते हैं कि वाह क्या बात है, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं। वक्त में तो कोई नहीं साथ दिया और आज सब साथ दे रहा है, तो आज आप भी साथ दे रहे हैं। आज हमारे साथ सरकार हैं या हमारे साथ जो रूल नीतियों किया जा रहा है, जो भी हमको अच्छा आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जा रहा है, तो आप लोग भी हम लोग को सराह रहे हैं। कहने का मतलब ये था। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती है? ऐसा सिचुएशन होता है जो उनकी माँ लेखक को देखने के बाद वो रोने लग जाती है। चलिए हम आंसर के साथ समझेंगे और इस कहानी की पूरी बात। इस कहानी का नाम है जूठन। जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक ने एक ऐसे प्रसंग का भी वर्णन किया है जो नहीं चाहते हुए भी उसे करना पड़ा। वो नहीं चाहते थे कि हम उस चीज़ को बताएं, लेकिन बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब तक बताएंगे तो तक समझेंगे कैसे हमारी पीढ़ी की क्या सलूक किया जा रहा था, कैसा पहले का जो ज़िंदगी था निम्न वर्ग का, किस तरह उन लोग को बिहेव कर रखा जाता था, कैसे उच्च वर्ग के लोग उनके साथ बिहेव करते थे, उसको दिखाया गया है। एक कह रहे हैं, एक बार की बात है, लेखक के पिताजी कहीं गए रहते हैं और उसी दिन बैल मर जाता है। बैल यानी कि उनके घर पे नहीं मर, जिनके यहाँ वो काम करते थे उनका बैल मर जाता है। और जो लेखक के पिता जो रहते वो कहीं गए रहते गांव से, जिसके वजह से लेखक की माँ मजबूरन लेखक के चाचा के साथ बैल की खाल उतारने में सहयोग के लिए पहली बार भेज देते हैं। अब कहानी ये है, हमने शॉर्ट में लिखा है, आपको डिटेल में समझा देती हूँ। कह रहा है कि जो पहले टाइम में जो जिसके यहाँ काम करते थे, जो भी मजदूर वगैरह, जो भी निम्न जाति के लोग, वहाँ का जो भी पशु मवेशी सब जो रहता था, अगर मर जाता था तो जितने भी मजदूर वगैरह वहाँ का जो था, यानी कि जो उनके घर पे काम करते थे मजदूर, वही वो उसको दाह संस्कार या उसको मतलब दफनाया जाता था, वही करते थे जो मजदूर लोग काम करते थे उसके यहाँ, यानी जिस मालिक के पास काम करते थे। तो सेम ऐसा एक दिन ऐसा होता है जिसके यहाँ लेखक के पिता काम करते हैं, उनके यहाँ बैल मर जाता है। तो वो लोग, अब बैल जो मर जाता है तो बस उसको तो पैसा नहीं मिलता है, बैल को दफनाया जाए, बस उसके बशर्ते उसको जो बैल का खाल होता है या पशु का जो खाल होता है, वो लोग अपना बेच करके कुछ पैसा उसको मिल जाता था, जिसके वजह से वो लोग जैसे ही बैल मरा तो तुरंत उसको खाल उधारने चला गया। लेकिन कंडीशन एक ऐसा आता है उस दिन उसके पापा नहीं रहते हैं घर पे, और उनकी माँ जो होती है उनके घर पे चाचा के साथ बोलते हैं कि जाओ तुम उनके साथ चले जाओ। बात है वो भेजना नहीं चाहती, लेकिन करे तो करे क्या, ये पापी पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है लोगों को लिए। तो सेम ऐसा वहाँ पर हुआ है कि अगर वो नहीं चाहती थी कि हम अपने बेटा को भेजें, लेकिन मजबूरन अपने जो देवर हैं उनके चाचा के साथ उनको भेज देते हैं लेखक को, ताकि जल्दी से जो बैल का खाल उतार दे और बाज़ार में जो खाल बेच देंगे तो उसके बदले 10-15 रुपये उनको मिल जाता था। तो उससे थोड़ा बहुत आर्थिक मदद हो जाती थी, जिसके वजह से बैल की खाल उतारने के लिए वो पहली बार अपनी वो चाचा के साथ भेज देते हैं। उनके चाचा लेखक से छुरी हाथ में देकर बैल की खाल उतारने में सहयोग लेता है। वो चाचा बोलता है कि तुम छुरी पकड़ो और हमको सहयोग करो खाल उतारने में। साथ ही खाल का बोझा भी आधे रास्ते में, जब बैल का
पूरा छाल उतार दिया जाता है। तो जो वो बांध करके घर पे लाया जाता है मार्केट में ले जाने के लिए ताकि बेचे, तो आधा रास्ता में उनके चाचा थोड़ा रहते हैं आलसी टाइप के, उन्हीं को बोझा थमा दे, जबकि लेखक बहुत बच्चे रहते हैं। साथ ही खाल का बोझा भी आधे रास्ते में उसके सर पे दे देता है वो, और गठरी का वजन लेखक के वजन से भारी होने के कारण उसे घर तक लाते लाते लेखक की टांग जवाब देने लगती है और उसे लगता था कि वह गिर पड़ेगा। इतना वजन जितना उसका अपना वेट नहीं है, उससे ज़्यादा उसका चमड़ा का वेट है, जिससे उसका टांग जवाब दे देता है कि मतलब अब नहीं होगा, मतलब हमसे नहीं होने वाला। फिर भी लेखक क्या करता है, घर पे आता है, लेखक का टांग जवाब देने लगती है और उसे लगता था कि वह गिर पड़ेगा। सर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ, गंदगी क्या मतलब खून से लथपथ, जो खाल उधारेगा तो खून सब लगेगा ही उसका, जानवर का। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई पड़े थे। इस हालत में घर पहुंचने पर उसकी माँ रो पड़ती है। भेज तो देती है उनकी माँ, मजबूरन, क्या करेंगी, वो तो नहीं चाहती थी भेजे, लेकिन कर भी क्या सकती थी। उनके पास एक कमजोरी और एक मजबूरी कि आर्थिक, जो अगर नहीं भेजेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फिर खाना, तो इस वजह से बेचारी भेज देती है। लेकिन भेजती तो है, लेकिन बाद में जो ममता जागती है, जब उसका बच्चा आता है घर पे, तो देखती है कि ममता के साथ उनके माँ की जो रोना स्टार्ट हो जाता है कि हम अपने बच्चे को क्यों भेजें, किस हालत में हमारा बच्चा अभी दिख रहा है, खून से लदा पदा है एकदम। तो इसलिए उसकी माँ देखते ही रोने लग जाती है। चलिए समझ होंगे, बच्चे का दृष्टि मतलब देख करके कि इतना जितना उम्र नहीं है उतना हम उसको बोझ ढोवा रहे हैं, जिससे वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर देखते हैं। व्याख्या करें, कितने क्रूर समाज में रहे हम जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। मतलब कहने का क्वेश्चन, कहने का मतलब है कि हम कैसा समाज में जी रहे हैं जहाँ पर जो काम के बदले भी हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये क्या है, ये गरीबी को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक मतलब ऐसा एक साजिश रची जा रही है कि जो हम जिसको हम जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, तो वो जाहिर सी बात है उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। और जिसके आप जिसको काम कराएंगे, आप पैसा नहीं देंगे, तो उसकी स्थिति तो चेंज होना ही नहीं है, चेंज होगा ही नहीं। वो जैसा वो कल था वो आज भी ऐसा रहेगा और परसों भी वैसा ही, तो थोड़ा भी चेंज नहीं। ये तो षड्यंत्र है, ये साजिश है कि गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर रहे। तो इसी चीज़ को व्याख्या करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए हमने क्या उत्तर दिया है, देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ दलित आंदोलन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित जूठन शीर्षक से लिया गया है। जो भी लाइन दिया रहे आपको उस चैप्टर का नाम लिखना है, उस चैप्टर का लेखक का नाम लिखना है। समझ गए? चलिए। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने समाज की कुरीतियों पर वर्णन किया है। लेखक के परिवार द्वारा काम किए जाने के बावजूद भी 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं होता था। रोटी तो दूर, जूठन भी पाना मुश्किल था। इस समाज में शोषण का तंत्र इतना मजबूत है कि शोषक बिना पैसे का काम करवाता है, काम के बदले मिलती है तो गालियाँ। लेखक अपनी आत्मकथा से समाज की क्रूरता को दिखाता है कि लेखक के गांव में पशु मरता है तो उसे ले जाने का काम चूहों का ही है। ये काम बिना मूल्य के होता था। यह तंत्र का चक्र है जिसमें निर्धनता को बरकरार रखा जाए। इसका व्याख्या दिया है कि जो भी काम के बदले पैसा मिलता है, पैसा तो दूर 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होता है, मिलता तो है सिर्फ गाली और जूठन भी नसीब नहीं होता है। और ऐसा काम जो नीच काम नीच वर्गों से कराया, समझ जाता है कि नीच काम नीच वर्ग ही करेगा और नीच वर्ग तो करेगा ही करेगा, उसके बदले आप पैसा भी नहीं देंगे। तो आपका ये साजिश है, ये रचा हुआ है कि उसको काम के बदले अगर हम पैसा दे दें तो वो धनी हो जाएगा, उसका स्थिति चेंज हो जाएगा, फिर हम पर राज करने लगला। ये आपका साजिश है ताकि हमको बराबरी हो जाएगा, हमारे बराबर के हो जाएंगे, जिस वजह से आप उसको पैसा नहीं देते हैं या उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ये साजिश है, ये रचा हुआ है। और आप चाहते हैं कि गरीब का बरकरार हमेशा रहे और गरीब ही रहे और अमीर रहे। समझ गए? चलिए
प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। लेखक की भाभी क्या कहती है, इसका उनके कथन का महत्व बताइए। अब इस क्वेश्चन से हम इस बात को समझेंगे कि लेखक ने भाभी की बात को ऐसे क्या, मतलब उन्होंने क्या ऐसा कहा जो उनको चेंजेस लाया है, उसके दिमाग को, उनके स्थिति को परिवर्तन किया है। ऐसा क्या चीज़ कहे हैं उनकी भाभी ने। चलिए हम देखते हैं, आंसर के साथ हमको एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। लेखक की माँ लेखक को बैल की खाल उतारने के लिए उसके चाचा के साथ आर्थिक निर्धनता के कारण भेज देती है। बैल की खाल भेजने पर भाभी यह कहती है कि इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इनसे इस गंदगी में ना घसीटो। इससे लेखक के मन पर इसका गहरा असर पड़ता है। एक बार की बात है, जबकि बता दिए हैं, जब लेखक के पिता नहीं रहते हैं घर पे, तो बैल की खाल उतारने के लिए उनकी मम्मी उनके चाचा के साथ लेखक जी को भेज देते हैं, जिससे लेखक की भाभी को बहुत दया आता है, क्योंकि छोटा रहता है। तो लेखक की भाभी कहती हैं कि इनसे ये काम नहीं कराओ, इस गंदगी में मत घसीटिए, इसको हम भूखा रह लेंगे, लेकिन इसको इस गंदगी में इसको मत आप धकेलिए। तो इससे लेखक को अच्छा लगता है कि हमको कोई मतलब एक प्रेरणा मिलता है इसके बाद से कि हम इस चीज़ से उभरे, देखिए क्या कर रहे हैं। इससे लेखक के मन पर इसका गहरा असर पड़ता है। इसलिए लेखक के जीवन में जो भी बदलाव है और वो आज वो लेखक बने हैं, यदि भाभी ने यह न कहा होता तो लेखक उससे निकल नहीं पाता। तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट होता है कि हमको एक कह रहे हैं कि ये गंदगी है, इससे हमको दूर जाना है, इस चीज़ को हमको चेंज करना है। भाभी की बात सुनकर हमें लगता है, लेखक जी को लगता है कि नहीं, ये चीज़ गलत हो रहा है, हमको इस चीज़ को मिटाना है, जो कि हमारे सदियों से जो चल रहा है, जो प्रताड़ित हो रही हैं हमारे निम्न वर्ग के लोग, उस चीज़ को, कुरीतियों को बदलना है, जो आज वो बदलना चाह रहे हैं और समाज में अवेयरनेस फैला रहे हैं और जगा रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। जो देखिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं जूठन चैप्टर, ये हमारे लेखक का ही आत्मीय कथा है, जो हमको जागरूक कर रहे हैं कि ऐसा जो भी हमारे साथ हो, ऐसा जो भी निम्न वर्ग के साथ किया जाए, या चाहे हम हो चाहे कोई और हो, ऐसा सलूक नहीं हो, ताकि हम पढ़ करके कुछ सीखें और कुछ सिखाएं समाज में कि ये चीज़ ऐसा बिल्कुल भी ये गलत है। हम आदमी हैं, हमारा हर एक आदमी के साथ बराबरी बिहेव करना है, बराबरी व्यवहार करना है, किसी के साथ जानवर व्यवहार नहीं करना है। आज हम बच्चे हैं तो हमारे साथ ये नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई और होगा। आज हमारी मतलब कहने का मतलब है कि हमको भाभी बोली है यहाँ पर नहीं जाने के लिए, लेकिन और भी कहीं होता है जिसको बच्चे में ही धकेल जाता है काम करने के लिए, उसके साथ पूरा प्रतिभा उसका दब जाता है, क्या उसके अंदर जो आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है वो चीज़ मिट जाता है, बच्चे में ही वो रोजगार करने के लिए बेबस हो जाता है। इस चीज़ को बोला है कि ऐसा नहीं हो, इस चीज़ को फैलाए, इस चीज़ को रोके, ताकि हमारा समाज आगे की ओर बढ़े और इस कंडीशन से उभर जाए। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। इस आत्मकथांश को पढ़ते हुए आपके मन में कैसे भाव आए? सबसे अधिक उद्वेलित करने वाला अंश कौन है? अपनी टिप्पणी लिखे। ये जो कहानी है, कह रहे हैं कि इसके पढ़ने के बाद आपके क्या मन में आए, क्या चीज़, आप कौन सा प्रश्न उठा, क्या समझे, क्या हुआ। चलिए हम आंसर देख रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा जूठन में लेखक के बचपन में जो घटनाएं स्कूल में घटी हैं, वह व्यक्ति मन को अधिक उद्वेलित करने वाली है। भय के कारण प्रतिभा दब जाती है। जो बच्चे को डराया जाता है तो वो हमेशा वो चुप रहता है, उससे प्रतिभा दब जाती है। यह परंपरावादी मानसिकता का परिणाम है, जहाँ निम्न वर्ग को निम्न ही रहने दिया जाए, उसे दबा कर रखा जाए, उसे निर्धन बना करके रखा जाए। यह समाज के ऊंचे वर्गों की सोची समझी साजिश है। समझ गए होंगे। तो ओवरऑल इस कहानी का मतलब आप समझ गए होंगे कि जूठन जो है एक ऐसा एक श्राप मिला है निम्न वर्ग को, जो मतलब ये हमारे बदलाव करने से ही बदलेगा। हमारे समाज में थोड़ा मतलब जो भी नियम कानून लाए जाएंगे, अगर उसको अच्छे से नहीं
इम्प्लीमेंट करेगा, लागू करेगा, तो हमारे समाज में ये जो प्रताड़ना है वो चलती आएगी। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए, ना हो इसलिए हमको जागरूक करना चाहिए कि जो हमारे छोटे वर्ग के हैं या हम छोटे वर्ग के हैं तो हमारे साथ जो भी ऐसा व्यवहार हो रहा है उसके लिए कदम उठा जाए। तो समझ गए होंगे। चलिए अब इस चैप्टर का जो हिंदी व्याकरण है जो दिया गया है बुक में, उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लॉन्ग टाइप तो देख लिए हमने, अब हिंदी व्याकरण का देख रहे हैं। कह रहा है सर्वनाम बताने के लिए लंबा चौड़ा मेरे, एक वाक्य दिया गया है, इसमें बोल रहा है कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, तो इसमें मेरे जो है सर्वनाम है। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थरथर कांपने लगा था, तो इसमें है उनकी और मैं। हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी, तो ये इसमें कौन सा है, अपने और मुझ पर। मेरी हिचकियाँ बंद गई थी, तो इसमें कौन सा है, मेरी। चलिए अब कह रहा है कि विशेषण बनाने के लिए खाई का होगा खाइयाँ, कक्षा का कक्षाएं, मैदान मैदानी, बारात बाराती हो सकता है, बारातें हो सकता है, ज़िंदगी है तो जिंदा होगा, टांगे है तो टांगे वाला, चादर चादरनुमा, गठरी गठरियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, खाल खालदार। चलिए अब इसका पूछ रहा है पर्यायवाची शब्द बनाने के लिए। चौक का होगा शौक या पसंद भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से आप अपने मनपसंद 4-5 लिखिए, हमने एक ही लिखा है। अक्सर का अधिकतर या ज़्यादातर या प्राय, जनरल कुछ भी लिख सकते हैं, सॉरी जनरल तो इंग्लिश हो गया। तकलीफ़ दे, पीड़ादायक, कष्टदायक, ये सब लिख सकते हैं, इसलिए, अतः। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्यों की प्रकृति बताएं। कौन सा वाक्य पूछ रहा है रचना की दृष्टि से, देखिए हमारा आंसर क्या है, चाचा ने खाल उतारना शुरू किया, तो ये सरल वाक्य है। प्रश्न नंबर 6 है उस रोज़ मैंने चाचा से बहुत कुछ कहा लेकिन वे नहीं माने, ये संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 9 है जैसे जैसे खाल उतर रही थी मेरे भीतर रक्त जम रहा था, ये है संयुक्त वाक्य। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया, ये संयुक्त वाक्य है। प्रश्न 5 है एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा माँ साहब वो बैठा है कोने में, आंसर इसका होगा संयुक्त वाक्य। देख लिए जितने भी हिंदी व्याकरण संबंधित क्वेश्चन था हमने सारा सॉल्व करवा दिया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ऑब्जेक्टिव खुद लगा लेंगे। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, जूठन किन की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो पहले ही बता दिए हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, 30 जून 1950। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, आंसर होगा दलित आंदोलन। प्रश्न नंबर 4 है कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा, आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो लेखक बच्चे में स्कूल जाते हैं उनको बोलते हैं झाड़ू लगाने के लिए। प्रश्न नंबर 5 है ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ से झाड़ू किसने छीनकर फेंक दी, आंसर होगा छोटन लाल, इनके पापा। प्रश्न नंबर 6 है एक रोज़ ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस हेडमास्टर ने कमरे में बुलाया, आंसर होगा चंदूराम। ओम प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है, आंसर है बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का क्या नाम है, आंसर होगा छोटन लाल। प्रश्न नंबर 9 है वाल्मीकि जी को परिवेश सम्मान कब मिला, आंसर है 1995 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10 है वाल्मीकि जी को जयश्री सम्मान कब प्राप्त हुआ, आंसर होगा 1996 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11 है ओम प्रकाश वाल्मीकि के माँ का नाम क्या है, आंसर होगा मंकुंदी देवी। प्रश्न नंबर 12 है ओम प्रकाश की आत्मकथा का नाम क्या है, आंसर होगा जूठन। प्रश्न नंबर 13 है जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है, आंसर होगा कालीराम। प्रश्न नंबर 14 है ओम प्रकाश ने किस नाट्यकला की स्थापना की, आंसर होगा मेघदूत। प्रश्न नंबर 15 है ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का क्या नाम है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप अच्छे से वीडियो वॉच किए होंगे तो हमें उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे ही देंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो टाइम है अब उल्टा गिनती शुरू हो गया है। तो आप अच्छे से वीडियो वॉच कीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिए क्या कह रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और लिखते रहिए।
और पढ़ते रहिए हमारे साथ।